हेलो नमस्कार गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, अपने परिवार में, अपने फैमिली में। और आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रासायनिक बल गतिकी, जो आप बोर्ड के पीछे देख रहे हो लिखा हुआ है मेरे पीछे, केमिकल काइनेटिक्स, इससे कम 5 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, कभी कभी इससे ज्यादा भी आते हैं। तो इस पूरे चैप्टर को वन शॉट में कवर करने वाले हैं, पूरे डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और सारी बातों को बताएंगे, कहां से प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। आज हम लोग इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उसको करेंगे। पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे और कल जो हम लोग लाइव करेंगे उसमें इसके इंपॉर्टेंट क्या सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पहले पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, और उसके थ्रू या उससे रिलेटेड जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। एक बात और, वीडियो लंबा हो सकता है, आज की क्लास लंबी चल सकती है, तो आप धैर्य रखना और अंत तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि पूरा चैप्टर करना है। अगर आप उतना दिन से कुछ भी नहीं पढ़े हो, कुछ भी इसके बारे में नहीं जानते हो और अभी 1-1.5 या पौने 2 घंटा मेरे साथ रहोगे तो आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा एग्जाम में। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। न रहो न निराश, करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, और रात में थोड़ा कम आराम करो, पढ़ो लिखो और माँ बाप के नाम का नाम करो। चलो तो शुरू करते हैं सुपर फास्ट रिवीजन रासायनिक बल गतिकी, जो कि एनसीईआरटी का 4th चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। बोर्ड एग्जाम 2024 का सुपड़ा साफ करेंगे यहाँ पे, साथ में आपके साथ रहेंगे बाबा जी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक आपको तो पता है चैप्टर कौन सा लेंगे, चैप्टर लेंगे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। इसमें होता क्या है कि रिएक्शन के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है कि रिएक्शन जो अभिक्रिया होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, किस वेग से होते हैं, उनका स्पीड क्या होता है। ठीक है, तो पहले इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा सुन लो कि जैसे कोई भी रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, अभिकारक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल या उत्पाद बनाते हैं। तो दुनिया में कई प्रकार के अभिक्रिया होते हैं। कुछ अभिक्रियाएं बहुत धीमी गति से होती है, कुछ अभिक्रियाएं मध्यम गति से होती है और कुछ अभिक्रियाएं बहुत तेज गति से, बहुत ज्यादा हाई स्पीड से होती है। जैसे पृथ्वी के अंदर जीवाश्म सड़ गल के और कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं, तो कोयले का बनना या फिर कोयले का हीरे में परिवर्तन ये बहुत धीमी गति की अभिक्रिया है, वेरी स्लो रिएक्शन। लोहे में जंग लगने की एक जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी गति से संपन्न होती है। लोहा जब वायु और नमी के संपर्क में आता है तो यह धीमी गति की अभिक्रिया है। दूसरा, कुछ रिएक्शन जो होते हैं वो बहुत ही तेज गति से होते हैं, जैसे आयनिक अभिक्रियाएं। आयनिक अभिक्रियाएं जैसे सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन करवाओगे, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस AgNO3, तो ये एक आयनिक रिएक्शन है जिसमें Ag प्लस और NO3 टूटता है, Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है यहाँ पे, और ये बना लेता है AgCl सिल्वर क्लोराइड का परसिपिटेट अवक्षेप, और ये बना लेता है यहाँ से NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। तो ये जो रिएक्शन है वो आयनिक अभिक्रिया है, इसमें आयन पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बहुत तेज गति से संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं। और कुछ रिएक्शन जो होते हैं ना बहुत तेज गति से होते हैं और ना बहुत धीमी गति से होते हैं, यानी मध्यम गति की अभिक्रियाएं होती है। किस गति की? मध्यम गति की, मध्यम गति की अभिक्रियाएं
होती है, मध्यम गति की अभिक्रियाएं होती है, मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है, मॉडरेट स्पीड से होता है। तो जितने भी आणविक रिएक्शन होते हैं जैसे H2 प्लस O2 मिलके 2H2O बनाया, ठीक है, N2 प्लस 3H2 अमोनिया बना लिया, इस तरह के जो आणविक अभिक्रियाएं होती हैं यानी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, आणविक अभिक्रियाएं जो होती है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो होती है वो मध्यम गति से होती है। तो तीन प्रकार के रिएक्शन हो गया स्पीड के आधार पे, बहुत तेज गति की अभिक्रिया, बहुत धीमी गति की अभिक्रिया और मध्यम गति की अभिक्रिया। तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत धीमी गति के अभिक्रिया का अध्ययन नहीं करते हैं, बहुत तेज गति से जो अभिक्रिया होती है उसका भी अध्ययन नहीं करते हैं, जो अभिक्रियाएं मध्यम गति से पूर्ण होती है उसका अध्ययन करते हैं। यहां से दो ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है अभी तक जो बताएं, कौन सी अभिक्रियाएं बहुत तेज गति से संपन्न होती है, तो आयनिक रिएक्शन, कौन सी आयनिक रिएक्शन, आयनिक अभिक्रियाएं। दूसरा सवाल, कौन सी अभिक्रियाएं मध्यम गति से संपन्न होती है, तो आणविक अभिक्रियाएं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, आणविक अभिक्रियाएं, अणुओं के बीच होने वाली अभिक्रियाएं मध्यम गति से संपन्न होती है। केमिकल काइनेटिक्स में किस प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है या अभिक्रिया के वेग का अध्ययन किया जाता है, तो मध्यम गति की अभिक्रिया के वेग का अध्ययन किया जाता है। यहां तक क्लियर है? तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं, चैप्टर में चलते हैं। यहां तक बताइए कोई दिक्कत है? सब कुछ बढ़िया? चलिए, ठीक है, अब बढ़ते हैं चैप्टर में आगे। देखा जाए, सबसे पहला बात जो हम लोग करेंगे वो है अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग। अब समझा जाए इसको। देखो भाई, हमारे पास एक रिएक्टेंट है R, ठीक है, एक अभिकारक है R, और वो अभिक्रिया करके यानी अभिक्रिया के फल स्वरूप बनाता है प्रोडक्ट P, ठीक है। R किसका निर्माण किया? P का निर्माण किया। ये अभिकारक है, रिएक्टेंट है, और ये प्रोडक्ट है, प्रतिफल है। तो जैसे जैसे रिएक्शन होगा बच्चों, जैसे जैसे रिएक्शन होगा, बात को समझना, जैसे जैसे रिएक्शन होगा वैसे वैसे अभिकारक किसमें परिवर्तित होगा? प्रतिफल में परिवर्तित होगा। अभिकारक प्रतिफल में परिवर्तित होगा। मान लो अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, समय शुरू नहीं हुआ है, t = 0 है, तो हमने प्रारंभ में क्या करा? रिएक्टेंट का अमाउंट लिया A, रिएक्टेंट का अमाउंट लिया A, और अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा। कुछ समय के बाद t आफ्टर समटाइम्स यानी t सेकेंड या कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद रिएक्शन शुरू हुआ, यानी कुछ रिएक्शन शुरू होने के कुछ टाइम बीता तो कुछ प्रतिफल का निर्माण हो जाएगा, कुछ प्रतिफल का निर्माण हो जाएगा। तो प्रोडक्ट में हमें मिला कि कुछ बन गया X। तो जब X बना तो X कहां से बना? अभिकारक से ही प्रतिफल में परिवर्तित हुआ होगा, तो अभिकारक का मात्रा घट जाएगा। जितना प्रतिफल बना उतना अभिकारक का मात्रा घट जाएगा। तो A अब बचेगा A - X। A क्या बचेगा? A - X बचेगा। तो आप देख रहे हो कि समय बीतने पे अभिकारक का जो मात्रा है वो क्या हो रहा है? घट रहा है। अभिकारक का मात्रा घट रहा है। अभी जो प्रतिफल है पहले 0 था, अब X हो गया, यानी प्रतिफल का मात्रा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समय बीतने पर अभिकारक की मात्रा घट रही है और प्रतिफल की मात्रा बढ़ रही है, यानी इनके सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, कंसंट्रेशन में परिवर्तन हो रहा है। तो अब यहां से हम अभिक्रिया के वेग का यानी स्पीड का परिभाषा बोल सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में
किसी अभिक्रिया में समय के साथ अभिकारक के सांद्रता में होने वाले कमी या प्रतिफल के सांद्रता में होने वाले वृद्धि के दर को अभिक्रिया की दर कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी या प्रतिफल के सांद्रता में होने वाली वृद्धि के दर को अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है, तो यहां से आगे हम लिख सकते हैं कि अभिक्रिया का दर, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे रेट से अभिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन है, क्या होगा, अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रता में परिवर्तन बटा सांद्रता परिवर्तन में लगने वाले समय, सांद्रता परिवर्तन में लगने वाले समय के अनुपात को ही हम लोग अभिक्रिया का दर कहते हैं। अच्छा, सांद्रता कंसंट्रेशन मतलब कुछ ना समझ में आए तो मोलारता। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछें कि मात्रक क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन का, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट, तो देखो ऊपर है सांद्रता में परिवर्तन, तो सांद्रता का मात्रक होता है, सांद्रता मतलब मोलारता, और मोलारता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, और नीचे क्या है, लगने वाला समय, तो समय का मात्रक क्या होता है भाई, सेकेंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मात्रक आ गया मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन का अभिक्रिया के दर का मात्रक हो गया मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, गैसीय अभिक्रिया के लिए, गैसीय अभिक्रिया के लिए फॉर गैसियस रिएक्शन, तो गैसियस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट देखो, अगर सांद्रता को, अगर रिएक्शन गैसियस फॉर्म में हो रहा है तो सांद्रता को उसके दाब के रूप में व्यक्त किया जाता है। किस रूप में, दाब के रूप में, और दाब का मात्रक हम लोग लेते हैं एटीएम या बार। दाब का मात्रक क्या होता है, एटीएम या बार। तो अगर रिएक्शन गैसियस फॉर्म में हो रहा है तो सांद्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, एटीएम, क्या हो जाएगा, एटीएम। ठीक है, तो ऊपर में एटीएम और नीचे में समय का सेकेंड, तो एटीएम प्रति सेकेंड या फिर बार प्रति सेकेंड होगा। तो गैसीय अभिक्रिया के लिए याद रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट एटीएम पर सेकेंड या बार पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रता में परिवर्तन और सांद्रता परिवर्तन में लगने वाले समय के अनुपात को अभिक्रिया का दर कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट में। ठीक है, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट में। तो टाइम T1 पे, टाइम जो है वो T1 पे, ध्यान से सुनने का, टाइम T1 पे R का कंसंट्रेशन यानी अभिकारक का सांद्रता R1 था। कितना था, R1, अमाउंट R1 था, और प्रोडक्ट कितना था, P1। अब आप बोलोगे कि शुरुआत में प्रोडक्ट कहां से बन गया, तो ये शुरुआत की बात नहीं है, हम एक ऐसा सिचुएशन ले रहे हैं दो टाइम इंटरवल पे, मान लो कुछ समय रिएक्शन हुआ है, तो T1 टाइम पे यानी 5 सेकंड पे, 10 सेकंड पे, 20 सेकंड पे, जीरो टाइम नहीं है, कुछ देर रिएक्शन हुआ है, तो T1 टाइम पे रिएक्टेंट कितना बचा है, R1, और प्रोडक्ट कितना बचा है, P1। ठीक है, कुछ समय के बाद टाइम अब हो गया T2 यानी कुछ समय और बीता, तो कुछ समय और बीतने के बाद A चेंज हो गया किसमें, R2 में, और A चेंज हो गया बच्चों P2 में। R1 चेंज हो गया R2 में और P1 चेंज हो गया P2 में, यानी कि रिएक्टेंट अब कितना बचा, R2, और प्रोडक्ट कितना बन गया, P2। तो आप यहां पे बताओ, आप समझते हो ना कि समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है क्योंकि ये प्रतिफल में बदल जाता है, तो यहां पे जो होगा वो R1 ग्रेटर देन R2 होगा, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन जो होगा, प्रारंभिक मात्रा, वो अंतिम मात्रा से अधिक होगी।
क्योंकि रिएक्टेंट समय के साथ प्रोडक्ट में चेंज होगा। और यहां पे P2 जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे? P1 से, क्योंकि समय के साथ प्रतिफल बनता है, तो बनेगा तो इसकी मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। तो अब जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन देखो भाई, हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। होता क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन बटा T2 माइनस T1, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता बटा T2 माइनस T1 होता है। ठीक है, तो चलो देखो, अगर हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, आर से निकालते हैं, पहला बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, यानी अभिकारक के सापेक्ष निकालते हैं, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा? R2, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा? R1, और बटा में होगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, तो R2 माइनस R1 बटा T2 माइनस T1। अब आप सोचो, किसी भी रिएक्शन का स्पीड माइनस में नहीं हो सकता, ठीक है, सांद्रता में परिवर्तन धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, अभी ढेर सारा है, समय के साथ घट रहा है तो माइनस लगा सकते हैं, लेकिन किसी चीज का स्पीड माइनस में नहीं हो सकता, वो हमेशा प्लस में होगा। कोई माइनस में कैसे चलेगा? वो जब भी चलेगा तो कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होगी, तो वो प्लस में होगा। तो अब आप क्या करोगे कि देखो, R2 छोटा है और R1 बड़ा है, तो R2 में से R1 घटाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन तो माइनस में आ जाएगा, और रेट ऑफ रिएक्शन माइनस हो ही नहीं सकता। तो जब भी आप अभिकारक के सापेक्ष रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो इसके पहले लगा दोगे माइनस, ताकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाए? प्लस हो जाए। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाए? प्लस हो जाए। और दूसरा हम निकाल सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में? प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। तो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन होगा फाइनल कंसंट्रेशन P2 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन P1 बटा T2 माइनस T1, तो P2 माइनस P1 बटा T2 माइनस T1। ठीक है, तो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन आएगा P2 माइनस P1, ये प्लस में ही रहेगा, यही रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। यहां पे कुछ लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि P2 ज्यादा है, P1 घटाओगे तो प्लस में आएगा। तो ये अभिकारक के सापेक्ष में अभिक्रिया की दर है और ये प्रतिफल के सापेक्ष में अभिक्रिया की दर है, और इस अभिक्रिया की दर को, ये जो दोनों है ना, इसको और इसको, ये दोनों को हम लोग बोलते हैं औसत अभिक्रिया की दर। औसत अभिक्रिया की दर या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, औसत अभिक्रिया की दर। तो पूछा जाएगा एग्जाम में कि औसत अभिक्रिया की दर क्या होती है? औसत अभिक्रिया की दर क्या होती है? तो हम बताएंगे कि जब अभिक्रिया के दर को दो अलग अलग समय अंतराल के बीच में ज्ञात किया जाता है, दो अलग अलग टाइम इंटरवल के बीच में दौरान ज्ञात किया जाता है, तो उसको औसत अभिक्रिया की दर कहते हैं। देखो यहां पे दो टाइम इंटरवल है, एक T1 है और एक T2 है, तो दो अलग अलग टाइम इंटरवल के बीच रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात करेंगे, R2 माइनस R1 बटा T2 माइनस T1 या P2 माइनस P1 बटा T2 माइनस T1, तो इसको हम औसत अभिक्रिया की दर, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप बताना जरा, R2 माइनस R1 को देखो, रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप बताओ रेट ऑफ रिएक्शन को R2 माइनस R1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा R का कंसंट्रेशन, और T2 माइनस T1 को लिख सकते हैं डेल्टा T, और माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, तो अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया का दर हो गया माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T। उसी तरह से प्रतिफल के सापेक्ष ROR, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू P2 माइनस P1 को डेल्टा P लिखेंगे, डेल्टा P का कंसंट्रेशन, और T2 माइनस T1 को डेल्टा T, और यहां पे लगा देंगे प्लस। ठीक है, तो ये था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक बात करते हैं आगे, ठीक है, दूसरा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बाद एक और होता है, जैसे देखो फिर से बात करते हैं, R किस में चेंज हो रहा है? P में। R किस में चेंज हो रहा है? P में चेंज हो रहा है। अब यहां पे क्या है कि T इक्वल टू T1 है, T इक्वल टू क्या है? T1 है,
और यहां पे E क्या है, R1 है। अभी जो है इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, R1 है, और A कितना है, 0 है। ठीक है, फिर कुछ समय के बाद T बराबर T2 पे क्या हो गया, R2 हो गया, और यहां पे कुछ बना, यहां पे कुछ बना। ठीक है, बन गया। तो यहां पे अभी हम बात करते हैं कि T1 और T2 का जो अंतराल है ना, यानी T2 माइनस T1 जो है वो लगभग 0 है। T2 माइनस T1 लगभग क्या है बच्चों, लगभग है 0, यानी यहां पे कोई समय अंतराल नहीं है। यानी अभिक्रिया जो है एक निश्चित समय पे हो रही है, एक छोटे से समय पे हो रही है, एक तात्क्षणिक समय पे, इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हो रही है। यहां पे कोई अंतराल नहीं है कि 5 मिनट और 15 मिनट, तो 15 में से 5 घटा दिए तो कितना हो गया, 10 मिनट। तो ये ऐसा कोई इंटरवल नहीं है, बस एक क्षण कोई टाइम दिया हुआ है कि बताओ 35वें सेकंड पे, 35 सेकंड नहीं, 35वें सेकंड पे, उसी सेकंड पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना है। तो यहां पे हम लोग कैसे चेंज करते हैं इसको, देखो हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा आर का कंसंट्रेशन बाई डेल्टा टी, माइनस डेल्टा आर का कंसंट्रेशन बाई डेल्टा टी। अब यहां पे डेल्टा टी यानी T2 माइनस T1 टेंड्स टू 0 है, यानी कि समय अंतराल जो है वो लगभग 0 से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, तो इन दिस केस यहां पे ROR इक्वल टू होगा, जब आप डेल्टा टी टेंड्स टू 0 को हटाओगे तो डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस dr बाई dt। ठीक है, माइनस dr बाई dt, इसको हम लोग बोलते हैं तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग। ठीक है, इंस्टैन्टेनियस हमारा हो गया डिफरेंशियल रेट इक्वेशन तक। अब इसके बाद देखो आपसे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखने के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, जैसे आपके पास है a प्लस 2b और बना रहा है 3c, a प्लस 2b बना रहा है 3c, और बोलेगा कि इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखो, अवकल वेग समीकरण लिखो। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, जब भी रिएक्टेंट के सापेक्ष आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे माइनस लगाओगे, और जब भी प्रोडक्ट के सापेक्ष लिखोगे तो प्लस लगाओगे। ठीक है, तो करना क्या है, बहुत आसान है, सिर्फ ध्यान से देखो, इधर पक्का सिखा देंगे। देखो यहां पर रिएक्टेंट कौन है, ए है, तो आपको लिखना है माइनस डी ए। कैसे, वहां पे माइनस डी आर बाई डी टी था, तो यहां पे लिखना है माइनस डी ए बाई डी टी। एक ए के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन आया माइनस डी ए बाई डी टी। अब आपको बी के रिस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा, तो वो भी उतना ही आएगा जितना ए के रिस्पेक्ट में आया। तो इसके लिए इक्वल का साइन देंगे, क्योंकि किसी से भी निकालो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा इक्वल आने वाला है। यहां पे कोफिशिएंट 2 है और रिएक्टेंट है, तो माइनस लगा दो, और कोफिशिएंट जो है वो बट्टा में चला जाता है, -1/2, और ये हो जाएगा dB बाई dt। उसी तरह से अब आते हैं प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में प्लस लगाएंगे 1/3, और हो जाएगा dC बाई dt। तो ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हो गया इसके लिए। नेक्स्ट ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे हमारे पास है 2a प्लस b इक्वल टू 4c। इसके लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो ये हो जाएगा -1/2। रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में माइनस लगाएंगे, गुना में जो होगा वो बट्टा में जाएगा, -1/2, और ये होगा dA का कंसंट्रेशन बाई dt बराबर, फिर से ही अभिकारक है तो माइनस dB का कंसंट्रेशन बाई dt इक्वल टू इसका प्लस 1/4 dC का कंसंट्रेशन बाई dt। तो इस तरीके से डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखा जाता है। जैसे एक देख लो, इसका N2 गैस प्लस 3H2 गैस बनाएगा 2NH3 गैस। ठीक है, तो यहां पे डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, -dN2 बाई dt इक्वल टू, रिएक्टेंट है माइनस लगेगा 1/3 dH2 बाई dt
इक्वल टू प्लस लगेगा, प्रोडक्ट है, बटा में आएगा 2 DNH3/dt हो जाएगा। तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। एवरेज रेट हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट हो गया, अब लिखेंगे ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि कौन कौन ऐसे फैक्टर है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन ऐसे कारक हैं, कौन कौन ऐसे फैक्टर हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा माफ करना बच्चों, हम ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे आपसे, मतलब कमेंट ज्यादा आज नहीं देख पाएंगे क्योंकि चैप्टर लंबा है और पूरा खत्म करना है, तो इसीलिए पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देंगे। बाकी बाद में मैं आपका कमेंट देख लूंगा, ठीक है, और बाद में फिर उसका रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, बट हमें लगता है जिस तरीके से पढ़ाएंगे आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, कोई दिक्कत होगा नहीं, तो पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो। कौन कौन ऐसे फैक्टर हैं जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहला जो है वो है सांद्रता। सांद्रता, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किसकी? अभिकारक की। ध्यान रखना, अभिकारक की सांद्रता। दूसरा ताप, ताप यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर ताप प्रभावित करेगा। तीसरा है उत्प्रेरक, उत्प्रेरक जिसे हम कैटलिस्ट बोलते हैं, कैटलिस्ट। उसके बाद मेन फैक्टर यही है, इन्हीं पे पूरा चैप्टर चलेगा, कंसंट्रेशन, सांद्रता, ताप और उत्प्रेरक। और उसके बाद भी कई सारे फैक्टर हैं, जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया अभिकारक का। उसके बाद विकिरण हो गया, रेडिएशन, विकिरण। ठीक है, और नेचर ऑफ रिएक्टेंट की सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। तो अगर गैस के फॉर्म में रहता है तो रिएक्शन तेजी से होगा, लिक्विड के फॉर्म में रहता है थोड़ा कम स्पीड से होगा, और सॉलिड के फॉर्म में रहेगा तो बहुत ही कम स्पीड से रिएक्शन होगा। ठीक है, उत्प्रेरक का भी बात करेंगे आगे, कई बार कर चुके हैं। मेन जो है वह है सांद्रता और ताप। तो अभिकारक की सांद्रता पे अभिक्रिया का दर निर्भर करता है, ताप पे करता है, उत्प्रेरक पे, अभिकारक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पे, विकिरण यानी रेडिएशन पे, उसके बाद नेचर ऑफ रिएक्टेंट अभिकारक की प्रकृति पे भी डिपेंड करता है। अब बात करते हैं हम इसमें से पहला। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता पर, ठीक है, ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की सांद्रता पे। तो आप देखो, रिएक्टेंट ही कन्वर्ट होता है किसमें? प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है किसमें? प्रोडक्ट में। तो प्रारंभ में इनिशियली प्रारंभ में आर की मात्रा अधिक होगी, प्रारंभ में आर की मात्रा अधिक होगी तो रिएक्शन भी तेज गति से होगा, रिएक्शन भी तेज गति से होगा। यानी रिएक्टेंट का अमाउंट जितना ज्यादा होगा, रिएक्टेंट का अमाउंट जितना ज्यादा होगा, अभिक्रिया उतनी ही तेज गति से होगी। और जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा तो इसका अमाउंट धीरे धीरे घटता जाएगा, और रिएक्टेंट का अमाउंट घटेगा तो अभिक्रिया का दर भी घटेगा, रिएक्टेंट का अमाउंट घटेगा तो अभिक्रिया का दर भी घटेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि अगर आर किस में चेंज हो रहा है? पी में चेंज हो रहा है। आर किस में चेंज हो रहा है? पी में चेंज हो रहा है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, यानी अभिकारक की मात्रा की, अभिकारक की सांद्रता की। सांद्रता मतलब मात्रा। तो अभिकारक की मात्रा जितनी अधिक होगी अभिक्रिया का दर उतना ही अधिक होगा। इसका मतलब है कि सांद्रता का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आर अधिक रहेगा तो यह भी अधिक होगा, ये कम होगा तो यह भी कम होगा। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कंसंट्रेशन ऑफ आर के पावर ए, अभी पावर नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ आर।
तो रेट इक्वल टू हो जाएगा, यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा और यहां पे आ जाएगा आर। तो रेट इक्वल टू हो गया के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आर, जहां पे के को हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट, यानी वेग या दर स्थिरांक बोलते हैं इसको, वेग या दर स्थिरांक बोलते हैं। तो कैसे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे, अभिकारक की सांद्रता पे। अभिकारक की सांद्रता अधिक होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? अधिक होगा। रेट ऑफ रिएक्शन भी अधिक होगा, अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक बढ़ेगा, एक अधिक होगा तो दूसरा भी अधिक होगा। आगे बात करते हैं, जैसे इस तरीके का है कि रिएक्टेंट है और किस में चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट में। और रिएक्टेंट का n मोल है। कितना मोल है? n मोल है। रिएक्टेंट का n मोल है, तो इसका जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ R के पावर n, यानी जो कॉफिशिएंट रहेगा वो कंसंट्रेशन के पावर में चला जाएगा। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R के पावर n। तो यहां पे आ जाएगा रेट इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटा तो कांस्टेंट आया और कंसंट्रेशन ऑफ R के पावर क्या हो गया? n हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ R के पावर n हो गया। आगे देखो, अगर इस तरीके से है कि A का N1 मोल है और B का N2 मोल है और मिल के बना रहा है प्रोडक्ट, तो यहां पे जो रेट होगा, रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर N1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B के पावर N2। और रेट इक्वल टू कंसंट्रेशन घटेगा, यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा और कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर n1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर n2 हो जाएगा। ये जो पूरा नियम अभी हम पढ़ रहे थे इसको बोलते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम यानी रेट लॉ ऑफ मास एक्शन। रेट लॉ ऑफ मास एक्शन द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। ठीक है, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, रेट लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है बच्चों, अच्छा लग रहा है, याद हो रहा है, मेहनत सफल हो रहा है मेरा, तो थोड़ा सा एक बार इसको शेयर कर दो। ठीक है, और स्टेटस वगैरह लगा लो, इधर उधर ग्रुप में फैलाओ इसको, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सके। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। आपने जरूर सुना होगा कि गुल्डबर्ग और वागे नाम के दो साइंटिस्ट थे, इस नियम का प्रतिपादन किया था, बट उन सब बातों का कोई मतलब नहीं रहा। डायरेक्टली टू द पॉइंट आते हैं। पूछा जाएगा द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम होता क्या है? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या होता है? व्हाट इज रेट लॉ ऑफ मास एक्शन? देन you can say कि rate of reaction is directly proportional to product of concentration of reactant where coefficient of reactant raised to the power। यानी किसी अभिक्रिया का दर अगर उसमें भिन्न भिन्न अभिकारक है और उसका n1 n2 इस तरह से मोल है, तो अभिक्रिया का जो दर होगा वो अभिकारक के सांद्रताओं के गुणनफल, यहां पे क्या है? गुणनफल। अभी बिग ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? सांद्रता। तो अभिकारक के सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, जहां पे जो कोएफिशिएंट यानी गुणांक है वो अभिकारक के सांद्रता के पावर में पाए जाते हैं, और इसी को कहते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, रेट लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो अब सुनो, आगे बात करते हैं। तो रेट लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया। अब हम बात करेंगे अभिक्रिया की कोटि की ऑर्डर क्या है? अभिक्रिया की कोटि यानी ऑर्डर क्या होता है? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ठीक है, तो देखो, मान लो R किस में चेंज हो रहा है? P में। ठीक है, R किस में चेंज हो रहा है? P में। अच्छा, इसको मिटाते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। किसका बात करना है? कोटि का। कोटि, ऑर्डर। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। जैसे यही है, A यहां पे है N1 प्लस B है N2 और मिल के क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ ऑफ मास एक्शन यानी अभी जो हम लोग नियम पढ़े उस हिसाब से अभिक्रिया का दर आपसे पूछा जाए तो रेट इक्वल टू आप क्या बताओगे? रेट कांस्टेंट आएगा।
और ए का कंसंट्रेशन लेंगे, अब इसका पावर होगा N1 क्योंकि बगल में N1 है, इनटू बी का कंसंट्रेशन लेंगे, अब इसका पावर होगा N2। तो ई जो है वो नियम के अनुसार आया है, थ्योरी जो हमने पढ़ा उसके अनुसार अभिक्रिया का वेग आया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सैद्धांतिक सैद्धांतिक वेग, यानी थ्योरेटिकल रेट। सैद्धांतिक वेग थ्योरेटिकल रेट कहते हैं, जो नियम के अनुसार आया, जो हमने द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम पढ़ा कि अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, जहां उसका गुणांक पावर में होता है। लेकिन प्रायोगिक वेग यानी एक्सपेरिमेंटल रेट जो एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट होगा, वो इससे भिन्न भी आ सकता है या इसके जैसा भी आ सकता है। बात को समझो, नियम के अनुसार तो हमेशा यही आएगा कि जो कोएफिशिएंट होगा वो पावर में चला जाएगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वेग इसके जैसा भी हो सकता है और इससे अलग भी हो सकता है, इसके जैसा भी हो सकता है और इससे अलग भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो एक्सपेरिमेंटल रेट है, प्रायोगिक वेग, वो कुछ इस तरीके से आ गया, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर x अलग आ गया, या x बराबर N1 भी हो सकता है, ठीक है, और बराबर नहीं भी हो सकता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर x और b के पावर आ गया y। तो प्रयोग से a के पावर x और b के पावर y, ये जो कैसा वेग है, प्रायोगिक वेग है। तो अगर आपसे अभिक्रिया की कोटि पूछेगा बच्चों, अभिक्रिया की कोटि पूछेगा इस रिएक्शन के लिए अभिक्रिया की कोटि पूछेगा, तो रेट तो दो प्रकार से होता है, एक सैद्धांतिक हम निकाल सकते हैं और एक प्रायोगिक जो दिया रहेगा। तो याद रखना कि हमेशा जो प्रायोगिक वेग होता है यानी एक्सपेरिमेंटल वेग होता है, एक्सपेरिमेंटल वेग नियम, सैद्धांतिक नहीं, एक्सपेरिमेंटल वेग नियम जो होता है उसके अभिकारक का जो पावर होता है उसको जोड़ देते हैं, x प्लस वाई, यही हो जाएगा अभिक्रिया की कोटि। यही क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की कोटि हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा क्या N1 प्लस N2 कोटि नहीं होगा, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सैद्धांत कोटि हमेशा प्रायोगिक चीज है, प्रयोग से निकलता है, और प्रयोग में जो ये x आया वो N1 के बराबर भी आ सकता है, y N2 के बराबर भी आ सकता है और बराबर नहीं भी आ सकता है। इसलिए हमेशा कोटि प्रायोगिक वेग वाला जोड़ेंगे, x प्लस वाई, सैद्धांतिक वाला नहीं जोड़ेंगे। तो जो जोड़ के आया उसी को कहेंगे अभिक्रिया का वेग। कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे हमारे पास दिया गया कि रेट बराबर है k a का पावर 2 और b, दूसरा दिया गया रेट बराबर k a का पावर 1/2 और b का पावर -3/2, फिर दिया गया रेट बराबर k a का पावर 1 और b का पावर 0, और सब में पूछा कि कोटि बताओ, सब में पूछा कि बताओ ऑर्डर क्या होगा। ये दिया गया जो वेग नियम है ये प्रायोगिक है, सब कैसा वेग है, प्रायोगिक वेग नियम है, और इसमें पूछा कि अभिक्रिया की कोटि बताओ। तो अब इस सवाल का जवाब दो, आपसे अभी हम अब सवाल का जवाब लेंगे, ठीक है। चलिए अब आप जवाब दीजिए सवाल का, जल्दी कीजिए, सारे क्वेश्चन का जवाब दो बच्चों। कहां चला गया, मिल भी नहीं रहा है मेरे को। चलिए जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए क्या करना है, जब प्रायोगिक वेग दिया हुआ है तो वेग नियम में जो सांद्रता का पावर है उसको जोड़ देना है। यहां पे आपको कितना पावर दिख रहा है, यहां पे कितना पावर दिख रहा है, 2, अब यहां पे कुछ नहीं तो 1, तो 2 + 1 = 3, यही हो गया अभिक्रिया की कोटि। यहां पे तो पावर है 1/2 और प्लस करेंगे -3/2, तो 1/2 में से 3/2 घटा लेंगे, कितना आएगा बताओ, माइनस कितना, -1 आएगा, -1। फिर उसके बाद यहां पे करेंगे 1 + 0 तो कितना आएगा 1। तो इसी को कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। कितना आया, ठीक है, 3 -1 और 1। किंग जी आपका आंसर बिल्कुल सही है, निकेश आपका भी सही है,
बीना कुमारी सिर्फ एक ही आंसर बताया है -1, तो पहला वाला का तो 3 होगा। ठीक है, 3 - 1 1, बहुत बढ़िया, सही है। बीना 3, बहुत बढ़िया। चलिए सबका सही है। ठीक है, एक बार और पूछ लेते हैं। जैसे रेट दिया है के कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर 3/2 और बी, इसका जल्दी से बता दो ऑर्डर क्या होगा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसका बता दो ऑर्डर क्या होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बताइए जल्दी से। +1 संजीव, गुलशन, भूमि, पवन, बीना, प्रीति, रोहित, राहुल, बताइए क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, बताइए जल्दी से। प्यारे बच्चों, मेरे गुलगुल्लो, मेरे रसगुल्लो, जल्दी से आंसर दो। 3/2, 5/2। राहुल कुमार वर्मा 5/2 बता रहे हैं, क्या सही है? चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग जानते हैं यहां पे कुछ नहीं, तो पावर में कितना है 1 है, तो 3/2 और +1 करेंगे तो 5/2, यानी ऑर्डर कितना होगा 5/2। एक बात याद रखना, ऑर्डर या कोटि धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक निगेटिव इंटीजर और 0 यानी शून्य हो सकता है। साथ ही साथ भिन्नांक भी हो सकता है, भिन्नांक भी हो सकता है, यानी फ्रैक्शन 3/2, 5/2 भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑर्डर के बारे में पूछा जाए तो आप ध्यान रखना, अभिक्रिया की कोटि धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, भिन्नांक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। परिभाषा पूछेगा कोटि क्या है, तो प्रायोगिक रूप से ज्ञात वेग समीकरण में, एक्सपेरिमेंटल ज्ञात रेट इक्वेशन में जो अभिकारक के सांद्रता का पावर होता है उसको जोड़ देते हैं, वही हो जाता है अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज होता है अनुक्ता, क्या होता है अनुक्ता, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी अनुक्ता। तो देखो अनुक्ता बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ठीक है, बट हम लोग पढ़े भी हैं। मॉलिक्यूलरिटी जो होता है सरल अभिक्रिया की अनुक्ता, उसका सिर्फ हम अणुओं की संख्या जोड़ लेते हैं, पर जटिल अभिक्रिया की अनुक्ता का कोई मतलब नहीं होता है। अगर एक से अधिक स्टेप में रिएक्शन होता है तो उसको जटिल अभिक्रिया यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं, और प्रत्येक स्टेप का अपना अपना अनुक्ता होता है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ बात करेंगे सरल अभिक्रिया का। सरल अभिक्रिया मतलब सिंपल रिएक्शन मतलब जो एक ही पद में पूर्ण हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सरल अभिक्रिया। तो सरल अभिक्रिया की अनुक्ता ज्ञात करना बड़ी आसान है। ठीक है, बड़ी आसान है। बना लिया 2HCl, क्या बना लिया 2HCl। तो हम लोग क्या करेंगे, अणुओं की संख्या सिर्फ जोड़ लेंगे, यहां पे 1 और यहां पे भी कितना है 1, तो इसकी अनुक्ता पूछेगा तो 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो किसी सरल अभिक्रिया में जितने अणु भाग लेते हैं, किसी सरल अभिक्रिया में, क्या हो गया साउंड को भाई, किसी सरल अभिक्रिया में जितने अणु भाग लेते हैं उन अणुओं की संख्या को ही हम लोग बोलते हैं अनुक्ता। ठीक है, अनुक्ता। अच्छा, अनुक्ता जो है वो सैद्धांतिक चीज है, सैद्धांतिक है। अनुक्ता कैसा है, सैद्धांतिक, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ऑर्डर क्या है, कोटि प्रायोगिक कॉन्सेप्ट है, और ये क्या है, सैद्धांतिक है। कोटि 0 भी हो सकता है, अनुक्ता कभी 0 नहीं हो सकता। कोटि भिन्न भी हो सकता है, भिन्नांक भी 2/3 ऐसे, लेकिन अनुक्ता कभी भिन्न नहीं हो सकता। ठीक है, अनुक्ता कभी भिन्न नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से अनुक्ता और कोटि में अंतर पूछा जाएगा तो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट।
यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक। ठीक है, तो वेग स्थिरांक का जो मात्रक है वो किस पे डिपेंड करता है? कोटि पर निर्भर करता है। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछा गया है, कोटि पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्लास में यानी कल हम लोग आज पूरा इस चैप्टर को निपटा लेंगे। ठीक है, और कल इसका हम लोग क्या करेंगे, कल इसका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब कुछ डिस्कस कर लेंगे, फिर कुछ नहीं बचेगा। तो वेग स्थिरांक का मात्रक यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? कोटि पे निर्भर करता है, ऑर्डर पे डिपेंड करता है। जो कमेंट में पनौती मार रहे हैं कि इंग्लिश लिखिए, उनको जनाने का कोई जरूरत नहीं है कि हम इंग्लिश जानते हैं, हम भी जानते हैं और कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी जानते हैं, और जितना आप जानते हो उतना हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए डिस्टर्ब नहीं करने का मीडियम यहाँ पे कोई मतलब नहीं रखता है। ठीक है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? ऑर्डर पे डिपेंड करता है, अभिक्रिया की कोटि पे डिपेंड करता है। तो देखो डिफरेंट ऑर्डर के लिए हम यहां पे पहले लिख देते हैं, जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है, जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है, तो आंसर होगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। जीरो ऑर्डर के लिए क्या है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछेगा तो सिर्फ होगा प्रति सेकंड, और सेकंड ऑर्डर के लिए पूछेगा तो होगा लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड। तो ये तीन ऑर्डर के लिए पूछा जाता है आपसे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकेंड, और सेकेंड ऑर्डर के लिए लीटर पर मोल पर सेकेंड। चलो निकाल के बता देते हैं, ध्यान से देखना। जैसे हम जानते हैं कि आर किस में चेंज होता है? पी में, और ऑर्डर मान लो, ऑर्डर जो होता है वो पावर में रहता है। ऑर्डर कहां पे रहता है? पावर में। तो इसका जो रेट है वो लिखाएगा क्या? के इंटू आर, कंसंट्रेशन के पावर एन। अब मान लेते हैं कि ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है जीरो, तो एन के जगह पे क्या हो जाएगा? जीरो। तो रेट इक्वल टू हो जाएगा के और आर के पावर जीरो, तो रेट सिर्फ क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा के। ठीक है, तो के इक्वल टू रेट, और के इक्वल टू रेट का यूनिट क्या होता है? रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। शुरू में ही बताए थे। तो जीरो ऑर्डर के लिए आ गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। जीरो ऑर्डर के लिए क्या आ गया? मोल पर लीटर पर सेकेंड। उसके बाद देखो बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो अब जो इसका रेट लिखाएगा, चूंकि n बराबर 1 हो गया, तो रेट होगा k और कंसंट्रेशन ऑफ r के पावर n, यानी r के पावर n है, तो रेट इक्वल टू k r के पावर 1 होगा। तो k इक्वल टू होगा k, इधर यहीं पे छोड़ दो, r उधर ले जाओ, तो रेट बटा r के पावर 1। और रेट का यूनिट हम जानते हैं होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, और सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। तो ये पूरा खलास हो गया, लीटर लीटर मोल मोल, और बच गया सिर्फ प्रति सेकेंड। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट कितना है? कितना होगा? हाँ, पर सेकेंड होगा, पर सेकेंड। चलो सेकेंड ऑर्डर के लिए निकाल लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर के लिए देखो आर पी, अभी एन इक्वल टू कितना है? 2, तो रेट लिखेंगे आएगा के कंसंट्रेशन ऑफ आर के पावर 2, तो के इक्वल टू आएगा रेट बटा आर के पावर 2। और आपको पता है रेट का यूनिट होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, और यहां पे आर का यानी कंसंट्रेशन का मात्रक, सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर के पावर 2। मोल प्रति लीटर के पावर 2 होगा। तो अब यहां पे देखो K इक्वल टू आ जाएगा, ऊपर में मोल है, ठीक है, मोल, और यहां पे नीचे में मोल के पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2। फिर ऊपर में लीटर के पावर -1 है, और नीचे में लीटर के पावर -2, ऊपर जाएगा तो +2, और साथ में रहेगा प्रति सेकेंड। तो K इक्वल टू आ गया मोल के पावर, मोल में ई लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोल के पावर -1, लीटर के पावर 1 और प्रति सेकेंड। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए आ गया लीटर प्रति मोल और प्रति सेकेंड, लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड।
ठीक है, लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड। तो ये हो गया पूरा जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के लिए। ना सिर्फ हम बताएं बल्कि सबका निकाल के बता दिए। अब चलो nth ऑर्डर के लिए निकाल देते हैं, nth ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो R किस में चेंज हो रहा है, P में। तो ऑर्डर n इक्वल टू अब कितना है, n है। ऑर्डर कितना हो गया, n। तो रेट लिखाएगा, रेट इक्वल टू k R के पावर n। तो k इक्वल टू क्या होगा भाई, रेट बाई कंसंट्रेशन ऑफ R के पावर n। अब हमें पता है रेट का यूनिट होता है मोल प्रति लीटर और प्रति सेकेंड, और R का यूनिट होता है मोल प्रति लीटर। सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर और पूरा के पावर n होगा। तो फिर से अगर इसको एक स्टेप बढ़ाएं तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड बटा मोल के पावर n, और नीचे लीटर के पावर हो जाएगा -n। मल्टीप्लाई कर दिए, आराम से देखते चलोगे तबे समझ में आएगा, क्योंकि सुपर फास्ट रिवीजन, समझ रहे हो ना बात को, कि दो सवा दो घंटा में खत्म कर देना है सब। और अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, लेकिन आप टेंशन मत लो, लास्ट तक बने रहना, सिर्फ लास्ट तक बने रहना। कुछ भी नहीं बचेगा आपका, सिर्फ लास्ट तक मेरे साथ बने रहो, ठीक है। कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे जितना आपके बोर्ड के लिए जरूरी है। अब देखो रेट कांस्टेंट इक्वल टू, ये देखो मोल है, मोल ऊपर में पावर 1 और नीचे में n, तो हो गया 1 - n। फिर देखो लीटर है, ऊपर में पावर -1 और नीचे में -n, ऊपर गया तो +n, तो n - 1, और साथ में हो गया प्रति सेकेंड। तो के nवें ऑर्डर के लिए हो गया लीटर के पावर n - 1, मोल के पावर 1 - n, और प्रति सेकेंड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला आ गया आपके लिए। किसी भी ऑर्डर के लिए है, n के जगह पे वो ऑर्डर पुट कर दो, केवल n के जगह पे क्या पुट कर दो, ऑर्डर पुट कर दो। n के जगह पे ऑर्डर पुट कर दो। जीरो ऑर्डर के लिए पूछेगा तो n के जगह पे 0 पुट कर दो, यहां पे n के जगह पे 0 पुट कर दो, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर का चाहिए तो n के जगह पे 1, तो 110 खत्म हो गया, 110 खत्म, खाली बच जाएगा प्रति सेकेंड। सेकेंड ऑर्डर के लिए तो उसी तरह से n के जगह पे 2 सेट कर दो। क्लियर है यहां तक? चलो यूनिट भी खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक होता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो छदम एकान्विक या छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। एकान्वी मत लिखो, इसको लिख देते हैं छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या होता है, देखो ध्यान से देखो। जैसे हमारे पास है C12H22O11, और इसका हम H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये बनता है हाइड्रोलाइसिस के फलस्वरूप C6H12O6 प्लस C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6। तो यहां पे ये है सुक्रोज, और ये बनेगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, अब सुनो ध्यान से, दो रिएक्टेंट है यहां पे, सुक्रोज है और वाटर है, सुक्रोज है और वाटर है, और क्या बना रहा है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो इस रिएक्शन में बच्चों ये जो वाटर है ना, वो एक्सेस अमाउंट में रहता है, आधिक्य में रहता है। आधिक्य मतलब बहुत अधिक मात्रा में रहता है, कौन, वाटर। तो जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो सुक्रोज तो क्या होगा, समय के साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन ये इतना अधिक मात्रा में रहता है। जैसे मान लो ये हमारे पास है 10 ग्राम, अब ये है 1000 ग्राम से भी ज्यादा, ठीक है, 1000 ग्राम से भी ज्यादा। तो 10 ग्राम, अब इसका कितना खत्म होगा, मान लो 5-10 ग्राम वाटर का खत्म हुआ, तो 990 ग्राम तो बचा रह गया, यानी इसके मात्रा में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है। तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक हो, लेकिन एक की सांद्रता बहुत अधिक मात्रा में हो, एक की सांद्रता बहुत अधिक मात्रा में हो, तो दूसरा जो अधिक मात्रा है उसके सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी जो अभिक्रिया का वेग है वो सिर्फ और सिर्फ पहले वाले के सांद्रता पे C12H22O11 के सांद्रता पे डिपेंड करता है, और H2O के सांद्रता पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसके इतना अधिक मात्रा में रहता है कि इसके सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस तरह के अभिक्रिया को स्यूडो फर्स्ट
ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। एक और उदाहरण दे दे, जैसे एस्टर CH3COO CH3 प्लस H2O, इसका जल अपघटन कराओगे तो बन जाएगा आपका CH3COOH प्लस CH3OH, एस्टिक एसिड यानी एसिड और एल्कोहल बनेगा, और ये हमारे पास है एस्टर। तो एस्टर का जल अपघटन करा दिया, फिर से ही एक्सेस अमाउंट में रहता है, तो अभिक्रिया का जो दर है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, एस्टर पे डिपेंड करेगा, वाटर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इस तरह के अभिक्रिया का जो कोटि होता है देखने में लगता है 2 लेकिन रियल में होता है 1, तो इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब चलो बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यानी रिएक्शन को कंप्लीट होने में, जैसे कोई जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन, तो इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो वो हम लोग ज्ञात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से, समाकलित वेग समीकरण से, ठीक है। तो 5 नंबर में 5 मार्क्स में पूछा जाता है एग्जाम में। क्या टॉपिक क्या है, टॉपिक है समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण यानी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है, जिसमें दम होगा, जिसमें कुछ करने का जज्बा होगा, जो अपने मां बाप के सपनों को पूरा करना चाहता होगा, जिसको अपने मेहनत पे भरोसा होगा, वही मेरे साथ लास्ट तक टिकेगा, वही तो मेरे साथ लास्ट तक टिकेगा। हम यहां पे खड़ा है ठंडे में एक टी शर्ट पहन के, देख लो, उसी तरीके से तुमको भी कमर कस के और मेरे साथ लास्ट तक टिके रहना होगा, ठीक है। आज हम दोनों की परीक्षा है, आज नहीं अगले 1 मंथ तक हम दोनों की परीक्षा है, और देखते हैं इस परीक्षा में तुम जीतते हो या हम जीतते हैं या फिर हम दोनों मिलके जीतते हैं, ठीक है। चैलेंज है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, समाकलित वेग समीकरण, सीधे सीधे 5 नंबर में पूछेगा भाई, बोलेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए समाकलित वेग समीकरण ज्ञात करो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए समाकलित वेग समीकरण ज्ञात करो। तो अभी हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर के लिए। किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए बात करते हैं। n = 0 है। चलो भाई देखो ध्यान से, अगले 3 मिनट में खल्लास। r किस में चेंज हो रहा है, p में। ऑर्डर कितना है, n = 0, तो रेट लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन के कंसंट्रेशन ऑफ r के पावर 0, क्योंकि ऑर्डर 0 है तो पावर 0 जाएगा। अब रेट इक्वल टू हम जानते हैं होता है -dr/dt, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट इक्वल टू -dr/dt शुरू में देखे थे, अभी हो जाएगा k और r का पावर 0 का मतलब 1। तो यहां से dr इक्वल टू माइनस को उधर ले जाओ माइनस और dt को भी इधर ले जाओ k dt। टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लो, ठीक है। क्या बोल रहे हो, ठीक है, ठीक है। देखते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लिख लो और उसके बाद ये हो जाएगा डी आर का कंसंट्रेशन, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर और साथ में आ जाएगा dt। तो डी आर इक्वल टू माइनस के डी टी। डी आर का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, r होगा, और dt का इंटीग्रेशन t होगा, तो हो जाएगा माइनस के टी। और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख लिए i। तो r इक्वल टू हो गया माइनस के टी प्लस आई, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। इनिशियली मतलब प्रारंभ में, जब t बराबर 0, जब t बराबर 0 तब r इक्वल टू क्या होगा, r नोट। r इक्वल टू क्या होगा, r नोट। r नोट मतलब है प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है। तो जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है
तो शुरुआत में मान लेते हैं कि आर नोट है, बाद में क्या हो गया आर टी या आर हो गया। तो जब टाइम इक्वल टू 0 तो आर इक्वल टू आर नोट, आर इक्वल टू आर नोट। तो अब यहां पे पुट करो वैल्यू, माइनस के इंटू टी के जगह पे 0 लिख दो प्लस आई। तो जब टी बराबर 0 है तो आर के जगह पे क्या लिखेंगे, आर नोट लिख देंगे। तो हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट आर आई इक्वल टू आ गया आर नोट। अब इसका मान क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, आई का मान इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो आर इक्वल टू आ जाएगा माइनस के टी प्लस आई के जगह पे आ जाएगा बच्चों आर नोट। ठीक है, अब के टी को इधर ले आओ, तो के टी इक्वल टू हो गया आर नोट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस आर, ये क्या हो गया फाइनल कंसंट्रेशन। तो T इक्वल टू हो गया, T इक्वल टू हो गया, T इक्वल टू हो गया यहां पे आर नोट माइनस आर बाई के, आर नोट माइनस आर बाई के हो गया। ये हो गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किसके लिए, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। तो जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गया आर नोट माइनस आर बाई के, आर नोट माइनस आर बाई के। ठीक है, अब देखो इसका ना एक चीज और इसमें पूछा जाता है, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, अर्ध जीवन काल, अर्ध जीवन काल। तो अर्ध जीवन काल क्या होगा, देखो हमारे पास पूर्ण जीवन काल क्या आया जीरो ऑर्डर के लिए, टी इक्वल टू आया आर नोट माइनस आर बाई के आया। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि आर पी में चेंज हो रहा है। तो टाइम, टाइम क्या है, टाइम जो है टी बराबर 0 है तो ये ए है, ये ए है, अभी क्या है 0। टाइम आधा बीत गया, आधा बीत गया, तो आधा बीत गया तो आधा अभिकारक तो प्रतिफल में बदल गया, तो ये कितना बचा ए बाई टू, ए बाई टू बचा, आधा तो प्रतिफल बन गया तो आधा बचा। तो अब यहां पे टी हाफ अगर हम लिखते हैं तो इनिशियल कंसंट्रेशन आर नोट के जगह पे ए लिखना होगा और फाइनल कंसंट्रेशन आर के जगह पे ए बाई टू लिखना होगा और बटा में क्या होगा के। तो हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर के लिए हो गया, ए में से आधा घटाओगे तो ए बाई टू बचेगा के, तो ए बाई टू के, ए बाई टू के, या फिर टी हाफ इक्वल टू आर के टर्म में लिखोगे तो प्रारंभिक सांद्रता आर नोट बटा टू के हो गया, आर नोट बटा टू के या ए बटा टू के। ठीक है, तो टी हाफ इक्वल टू आर नोट बटा टू के, हाफ लाइफ हो गया किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। फुल लाइफ क्या हुआ, फुल लाइफ यहां पे है, कंप्लीट लाइफ यहां पे है टी इक्वल टू आर नोट माइनस आर बटा के, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन बटा फाइनल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन बटा में रेट कांस्टेंट। और हाफ लाइफ क्या होगा, सॉरी यहां पे हाफ लाइफ क्या होगा, कहां चला गया 27 यहां पे, तो हाफ लाइफ आ गया टी हाफ बराबर आर नोट बटा टू के जीरो ऑर्डर के लिए। लास्ट में एक बार रिवीजन भी हम करवा देंगे, अभी बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो जीरो ऑर्डर के लिए तो हो गया, अब हम किसके लिए बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर है एन इक्वल टू कितना होगा 1, फर्स्ट ऑर्डर एन इक्वल टू 1 होगा। तो अब यहां पे फिर से शुरू करते हैं, इसको जरा ध्यान से देखने का, 5 नंबर सीधे सीधे आपके एग्जाम में ही दिलवाएगा, 5 नंबर सीधे सीधे दिलवाएगा आपके एग्जाम में, या तो जीरो ऑर्डर वाला या फर्स्ट ऑर्डर वाला। तो देखो आर चेंज हो रहा है पी में, ठीक है, आर चेंज हो रहा है किसमें, पी में, ठीक है, पी में। तो इनिशियल कंसंट्रेशन टी बराबर 0 पे मान लो कि ये आर नोट है और ये 0 है, और t बराबर टी पे कुछ समय के बाद ही क्या हो गया आर टी हो गया, और इधर कुछ बना होगा उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो आर नोट और आर टी हो गया। तो अब देखो अगर हम इसका रेट लिखेंगे बच्चों तो कंसंट के हो जाएगा रेट कांस्टेंट, और आर का पावर कितना होगा 1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है तो पावर 1 होगा, तो अभिकारक का पावर 1 होगा। अब रेट को हम जानते हैं लिखना होता है माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा के इंटू आर, एक जाति वाले को एक तरफ कर दो, यानी कि ये डी आर बाई आर का कंसंट्रेशन और डी टी माइनस को इधर ले जाओ तो हो जाएगा के डी टी। फिर से वही काम करना है, इंटीग्रेशन लेना है, क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है दोनों तरफ, दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है। तो जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लोगे यहां पे तो देखो क्या हो जाएगा, डी आर कंसंट्रेशन बाई आर का इंटीग्रेशन
बराबर माइनस के कांस्टेंट है बाहर dt होगा। अब बताओ 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है? 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है? ठीक है 1/x का हाँ बहुत बढ़िया हर्ष कुमार कुछ लिख रहे हैं k = 2.303/t log 10। अच्छा log 10 r, बहुत बढ़िया हाँ सही है। देखो dr/r = -k dt, तो ये 1/r का इंटीग्रेशन होता है ln r, यानी log बेस e को ln कहते हैं, ln r। अभी हो जाएगा -kt dt का इंटीग्रेशन t kt और प्लस हो जाएगा i, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर से वही काम करेंगे प्रारंभ में, यानी इनिशियली प्रारंभ में जब t बराबर 0 है तो r के जगह पे क्या है? r के जगह पे क्या है बताओ तो? r के जगह पे क्या है? r0 है, r के जगह पे r0 है, तो पुट कर दो ln r0, r के जगह पे क्या पुट कर दो? r0। तब यहाँ पे t के जगह पे पुट करना पड़ेगा 0 और प्लस हो गया i, तो i इक्वल टू हो गया ln r0, i इक्वल टू क्या आ गया? ln r0। अभी i का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, i का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करोगे बच्चों तो यहां पे आने वाला है आपका ln r का कंसंट्रेशन इक्वल टू -kt प्लस ln r0 आने वाला है। ठीक है, अब इसके आगे का कहानी देखो, kt को उधर ले जाओ, तो kt को इधर ले जाएंगे हम लोग, kt को इधर ले आएंगे, ln r को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ln r0 माइनस ln r का कंसंट्रेशन, तो kt इक्वल टू बताओ log a माइनस log b इक्वल टू होता है ln r0 बाई r का कंसंट्रेशन। ठीक है, r0 बाई r का कंसंट्रेशन, और kt इक्वल टू ln को जब log ln का मतलब होता है log का बेस कितना e, log का बेस कितना e। अब बेस e को बेस 10 में चेंज करना है, log हम चाहते हैं कि इसका बेस 10 हो जाए और ये r0 बाई r हो जाए, क्योंकि कैलकुलेशन तो बेस 10 पे ही होगा। तो e को हटा के 10 लाने के लिए आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां पे t इक्वल टू आ गया 1/k, या फिर ऐसे कर सकते हो, यहां पे ऐसे कर सकते हो कि ऊपर में है 2.303/k और log r0 का कंसंट्रेशन बाई r का कंसंट्रेशन। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए आ गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आ गया? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कितना आ गया? 2.303/k log r0 बाई r आ गया। बस यहीं तक ड्राइव करना रहता है 5 नंबर के लिए। ठीक है, अब देखो यहां पे बात कर लेते हैं हाफ लाइफ किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। हाफ लाइफ किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो हमारे पास आया कि t इक्वल टू कंप्लीट लाइफ कितना आया? t इक्वल टू 2.303/k log r0 का कंसंट्रेशन, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन बटा फाइनल कंसंट्रेशन। अब जरा ध्यान से देखो, r चेंज हो रहा है p में, तो t इक्वल टू 0 पे मान लो इनिशियली a था, अब ये प्रोडक्ट अभी 0 था, आधा टाइम बीत गया, t आधा समय बीत गया, तो आधा बीत गया तो आधा तो ही प्रोडक्ट बन गया, तो अब ये कितना बचा? आधा ही बचेगा। ये कितना बचेगा? आधा बचेगा। तो अब इसका वैल्यू ना इसमें पुट करो, t के जगह पे हम लोग लिखेंगे t हाफ। t के जगह पे क्या लिखेंगे? t हाफ लिखेंगे। t आ जाएगा 2.303/k और log इनिशियल कंसंट्रेशन के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? a लिखना पड़ेगा, और फाइनल कंसंट्रेशन r के जगह पे लिखना पड़ेगा a/2। ठीक है, a से a कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा, तो t हाफ इक्वल टू 2.303/k log 2 हो जाएगा। और बेस में कितना है? बेस में तो 10 है, पहले ही चेंज कर लिए हैं। तो t हाफ इक्वल टू 2.303/k और log 2 का वैल्यू होता है 0.301। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.693 और बटा में क्या आएगा?
के आएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ कितना आ गया 0.693 बाई के, 0.693 बाई के। क्लियर है 0.693 बाई के। तो चलो एक बार लिख देते हैं सब कुछ। जीरो ऑर्डर के लिए बात करते हैं तो T इक्वल टू होगा आर नोट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन और बटा में के होगा। ठीक है, हाफ लाइफ की बात होगा तो ये हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन आर नोट बाई 2K, या इसी को लिख देंगे A बटा 2K, जहां A क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन है। ठीक है, वही अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए T इक्वल टू आया 2.303 बाई के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन आर नोट बटा फाइनल कंसंट्रेशन आर। ठीक है, और हाफ लाइफ कितना आ गया 0.693 बाई के, 0.693 बाई के हो गया। ठीक है, 0.693 बाई के हो गया। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया। चैनल को छोड़े नहीं है भाई, लेकिन अब हम सोचे कि अपना बच्चा को पढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग के लिए हम पैसा वैसा नहीं देखते हैं, हम सिर्फ मेहनत में भरोसा रखते हैं। जितना किस्मत में होगा चल के आएगा। ठीक है, जो नहीं होगा वो कितना भी हाथ पैर मार लो नहीं होगा। तो मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी आप लोग हो, हमारे लिए यहाँ के बच्चे ही सबसे पहली प्राथमिकता है। तो आपका क्लास डिस्टर्ब हो रही थी ना कुछ दिन से, तो एक अकेला आदमी दिन भर क्लास ले, कोचिंग भी चलाए, कॉलेज में भी जाए, ऑनलाइन भी पढ़ाए, ऑफलाइन भी पढ़ाए, बाकी दुनिया को भी देखे, तो फिर जिंदा रहेंगे तब तो करेंगे। ठीक है, अच्छा ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। देखो, जैसे R किस में चेंज हो रहा है, P में चेंज हो रहा है। जब T बराबर 0 था तो मान लो A था, वे 0 था। जब T बराबर कुछ समय बीता तो ये कुछ बन गया प्रतिफल, तो अभी कितना बच गया X। तो यही A किसके जगह पे आ गया, R नोट के जगह पे, अब A माइनस X किसके जगह पे, R के जगह पे। तो चूंकि हम जानते हैं T इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग आर नोट बाई आर होता है। ठीक है, तो T इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाई के लॉग आर नोट के जगह पे लिख दो A और बटा R के जगह पे लिख दो A माइनस X। तो इस तरीके से भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को लिखा जा सकता है। ठीक है, बाकी इसके ग्राफ होते हैं, तो ग्राफ को हम लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ना, तो वहां पे चूंकि आज वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो जितना काम का चीज है वो सब कुछ आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है अर्हेनियस इक्वेशन, तो अर्हेनियस इक्वेशन देख लेते हैं। थोड़ा सा कैटलिस्ट के बारे में तो कई बार बात कर चुके हैं हम लोग, कल भी कर सकते हैं, बट इसमें अर्हेनियस इक्वेशन का बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो ये कंसंट्रेशन से रिलेटेड जितना भी बात था, कंसंट्रेशन से रिलेटेड वो हम लोग कर लिए। ठीक है, अब देखो, एक है यहां पे टक्कर सिद्धांत होता है, टक्कर सिद्धांत। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलिजन थ्योरी, टक्कर सिद्धांत। ठीक है, एक बर्तन है, इस बर्तन में हमें अभिक्रिया करवाना है। अब इस बर्तन में अभिकारक के अणु है, कौन है, अभिकारक के अणु है, अभिकारक के अणु, मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट है। तो जब अभिक्रिया होती है बच्चों, अभिक्रिया होती है तो अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं। क्या होते हैं, अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं। अभी टक्कर का जो आवृत्ति होता है बहुत अधिक होता है, यानी 10 के पावर 25 से 10 के पावर 28 अणु एक सेकेंड में टकराते हैं। एक सेकेंड में 10 के पावर 25 से 10 के पावर 28 अणु तक आपस में टकराते हैं। और जब ये टकराते हैं
तो टक्कर दो प्रकार का होता है, प्रभावी और अप्रभावी। तो वैसे टक्कर, अभिकारक के अणु आपस में टकराए, वैसे टक्कर जिससे प्रतिफल का निर्माण हो गया, यानी अभिकारक प्रतिफल में चेंज हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रभावी टक्कर। और वैसे टक्कर जिनसे भी सिर्फ टक्कर हुआ लेकिन प्रतिफल का निर्माण नहीं हुआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इफेक्टिव कोलिजन, यानी कि अप्रभावी टक्कर, अप्रभावी टक्कर बोलते हैं। ठीक है, तो अब टक्कर को अगर अभिकारक को हमें चेंज करना है, अभिकारक को किस में चेंज करना है, प्रतिफल में चेंज करना है, तो टक्कर क्या होना चाहिए, टक्कर कैसा होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, तभी चेंज होगा। और प्रभावी टक्कर होने के लिए कुछ न्यूनतम ऊर्जा चाहिए, प्रभावी टक्कर होने के लिए कुछ न्यूनतम ऊर्जा चाहिए, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड ऊर्जा। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड ऊर्जा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड ऊर्जा बोलते हैं। देखो, रिएक्शन के दौरान अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं। ठीक है, टक्कर दो प्रकार के होता है, प्रभावी और अप्रभावी। अणु टकराएं और प्रतिफल में बदल गए, प्रभावी टक्कर। अणु टकराएं, प्रतिफल में नहीं बदले, अप्रभावी टक्कर। क्यों होता है, तो देखो, अभिकारक के अणुओं के पास पहले से कुछ एनर्जी होता है, इसी की वजह से तो काइनेटिक एनर्जी उनके बीच में आया, वो टकरा रहे हैं। लेकिन टक्कर को प्रभावी होने के लिए, यानी अभिकारक को प्रतिफल में बदलने के लिए टक्कर को प्रभावी होना चाहिए। और प्रभावी टक्कर तभी होगा जब उनके पास एक न्यूनतम ऊर्जा होगा, जिसको हम थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहेंगे। तो थ्रेशोल्ड ऊर्जा के बराबर ऊर्जा होगा तभी अभिकारक किसमें बदलेगा, प्रतिफल में। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड ऊर्जा के बराबर ऊर्जा उसके पास होनी चाहिए। अब यहां पे देखो, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, मान लो हमारे पास इधर एनर्जी ऑर्डर है, एनर्जी है, ठीक है, तो ये रिएक्टेंट है और इस तरीके से प्रोडक्ट में चेंज होना है इसको। ठीक है, तो पहले से देखो, इतना एनर्जी रिएक्टेंट के पास पहले से है, इतना एनर्जी है, यहां तक एनर्जी रिएक्टेंट के पास पहले से है। लेकिन प्रतिफल में बदलने के लिए कितना एनर्जी होना चाहिए, इतना होना चाहिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, यहां पे इतना एनर्जी होगा तब जाके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा। तो अभिकारक के पास पहले से इतना एनर्जी है और प्रोडक्ट में बदलने के लिए इतना एनर्जी चाहिए, तो बाहर से आपको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, बाहर से इतना एनर्जी आपको देना पड़ेगा। और बाहर से जो एनर्जी देना पड़ा, इसको हम बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा। इसको बोलते हैं एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। तो पहले से इसके पास इतना एनर्जी था, इतना था, ये मॉलिक्यूल का एनर्जी है अभिकारक के अणु का, पर चाहिए हमको इतना एनर्जी, तो इतना एनर्जी बाहर से देना पड़ेगा। जो बाहर से एनर्जी देना पड़ा उसको हम लोग बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, चाय पी लूं, पिएगा? आप देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू होगा, पहले से कुछ अणु के पास एनर्जी है, तो मॉलिक्यूल का एनर्जी, मॉलिक्यूल का एनर्जी प्लस बाहर से दिया गया एनर्जी, बाहर से दिया गया एनर्जी, यही ना होगा। कुछ एनर्जी अणु के पास पहले से था और कुछ एनर्जी हम क्या किए, कुछ एनर्जी अणु के पास पहले से था और कुछ एनर्जी हम बाहर से दिए, तभी तो ये जाके किसके बराबर हुआ, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हुआ। तो यहां पे ठीक है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू मॉलिक्यूल का एनर्जी प्लस बाहर से दिया गया एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम लोग लिखेंगे ETH, मॉलिक्यूल का एनर्जी हो जाएगा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और बाहर से दिया गया एनर्जी को बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, यानी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा और एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये था एक्टिवेशन एनर्जी का कहानी। अब देखो एक साइंटिस्ट थे आर्हेनियस। ठीक है, आर्हेनियस
आर्हेनियस ने टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच संबंध बताने वाला, यानी ताप और सक्रियण ऊर्जा के बीच संबंध बताने वाला एक समीकरण दिया था, जिसको हम बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं? आर्हेनियस इक्वेशन बोलते हैं। और ये रेट कांस्टेंट और सक्रियण ऊर्जा का भी कह सकते हो। तो इन्होंने जो इक्वेशन दिया था आर्हेनियस इक्वेशन, वो था कुछ इस प्रकार से, K इक्वल टू ए ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी। के इक्वल टू ए ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। के क्या है यहां पे? के है आपका रेट कांस्टेंट, के है रेट कांस्टेंट। ए को हम लोग बोलते हैं पूर्व घातांकीय गुणांक, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, यानी एक्सपोनेंशियल के पहले वाला कांस्टेंट। ठीक है। ई ए को क्या बोलते हैं? ई ए है सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। टी क्या है? टी है टेम्परेचर। और आर क्या है? तो आर को हम लोग बोलते हैं गैस कांस्टेंट। आर को बोलते हैं गैस कांस्टेंट। आर का वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये एसआई यूनिट में है। तो ये हो गया आर्हेनियस इक्वेशन, के इक्वल टू ए ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। आर्हेनियस इक्वेशन को डिस्क्राइब करके पूरे 5 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पूरी तरीके से इसको डेराइव करना पड़ेगा। ठीक है, पूरी तरीके को ठीक है आयुष, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो आर्हेनियस इक्वेशन कितना आया? K इक्वल टू ए ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। K इक्वल टू ए ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब आप क्या करो, इसको ना डिराइव करके पूरा जो है T1 टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे, यानी 2 अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है उसको यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो K इक्वल टू ए ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब क्या करो आप, ये तो आर्हेनियस इक्वेशन है ओरिजिनल, टेकिंग ln बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लो, दोनों तरफ लॉग ले लो। तो लॉग यहां पे लॉग के जगह पे ln लिखते हैं, नहीं तो लॉग बेस ई लिखना पड़ेगा। ln k इक्वल टू होगा ln a e के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, ln k इक्वल टू ln a e के पावर माइनस ई ए बाई आर टी, दोनों तरफ लॉग ले लिए। अब इधर देखो ln k इक्वल टू होगा ln a, आपको पता है a इंटू बी रहता है तो log a प्लस log b होता है, तो ln a प्लस ln e के पावर हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, अब सुनो ln k इक्वल टू हो जाएगा ln a। अब देखो जो पावर में रहता है आपको पता है कि कोफिशिएंट में आ जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस ई, माइनस प्लस माइनस माइनस ई ए, कोफिशिएंट में आएगा ई ए बाई आर टी ln e। ठीक है, तो ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी। आप एक बात बताओ, ln का मतलब क्या होता है? ln का मतलब होता है log बेस e। ln का मतलब क्या होता है? ln का मतलब होता है log बेस e, और साथ में यहां पे पहले से क्या है? e। तो आपको पता है log a बेस a इक्वल टू 1 होता है, log e बेस e इक्वल टू 1 होता है, log 10 बेस 10 इक्वल टू 1 होता है। तो यहां पे होगा ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी, और log e बेस e इक्वल टू 1 हो गया। तो अब आगे थोड़ा सा और बढ़ाओ इसको, ln k इक्वल टू ln a माइनस क्या हो जाएगा? ई ए बाई आर टी। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, अगर ln को log में चेंज करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, क्या करेंगे? 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। log बेस e को log बेस 10 में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे 2.303 अभी हो जाएगा log के बेस कितना? 10। तो बेस लिखो चाहे ना लिखो कोई बात नहीं। फिर उसी तरह से यहां पे लिखेंगे 2.303 और log a, और माइनस हो जाएगा ई ए बटा आर टी।
अब हम चाहते हैं कि 2.303 जो है वो यहां से हट जाए, तो कोई बात नहीं, आराम से हटेगा। 2.303 log k इक्वल टू 2.303 log a माइनस आप क्या करो, EA/RT है ना, इसमें 2.303 से गुना कर दो और 2.303 से भाग दे दो। अभी कॉमन कर लो, देखो ये दोनों जगह है ना, तो ये पूरा कट जाएगा, इससे कॉमन कर लिए, ये दोनों कॉमन कर लिए तो गुना में आ जाएगा, फिर इससे काट देंगे, तो log k इक्वल टू हो जाएगा log a माइनस यहां पे बच गया EA बटा नीचे में 2.303 और साथ में रहेगा RT। तो इस तरह से एक इक्वेशन आ गया, ये वाला अर्हेनियस इक्वेशन का एक्सपेंडेड फॉर्म, अर्हेनियस इक्वेशन का एक्सपेंडेड फॉर्म, अर्हेनियस इक्वेशन का एक्सपेंडेड फॉर्म log k इक्वल टू log a माइनस EA/2.303 RT। ठीक है, अब आगे देखो, देखो ध्यान से, यहां पे आया हमारे पास log k इक्वल टू log a माइनस EA/2.303 RT। ठीक है, ये हमारा मेन फॉर्मूला आया अर्हेनियस इक्वेशन का। अब मान लो कि T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 है और T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K2 है। T1 टेम्परेचर पे K1 है और T2 टेम्परेचर पे K2 है। ठीक है, तो पुट करो यहां पे log K1 इक्वल टू हो जाएगा K1, तो टेम्परेचर के जगह पे T1 लिखेंगे, तो log A माइनस EA/2.303 RT1 होगा, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। फिर log K2 इक्वल टू log A माइनस EA/2.303 RT2 हो जाएगा, इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, और क्या करो, और क्या करो, सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दो, सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दो। तो चलो नेक्स्ट पे करते हैं, यहां पे आएगा log K2 माइनस log K1, सेकेंड में से फर्स्ट को घटा रहे हैं, तो log K2 बराबर था log A माइनस EA/2.303 RT2 और K1 के जगह पे था log A माइनस EA/2.303 RT1। ठीक है, अब log K2 माइनस K1 को करेंगे log K2/K1। ठीक है, अभी log A क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा EA/2.303 RT1 और ये माइनस में EA/2.303 RT2। तो log K2/K1 इक्वल टू आ जाएगा, कॉमन करो तो क्या क्या है, EA/2.303, ये हो जाएगा EA/2.303। ठीक है, इंटू R और साथ में होगा 1/T1 माइनस 1/T2। तो इस तरीके से डेराइव हो गया आपका अर्हेनियस इक्वेशन, अर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो लगभग जो है एक कैटलिस्ट को छोड़ दिया जाए तो सारा चैप्टर हम लोग शुरू से लास्ट तक, ठीक है, पूरा चैप्टर जो है शुरू से लास्ट तक कंप्लीट कर लिए केमिकल काइनेटिक्स। कल जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो उसमें जो बचा हुआ पार्ट है कैटलिस्ट, उसको डिस्कस कर लेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं और कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे परिवर्तित करते हैं या प्रभावित करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, उनको खास करके जो लास्ट तक जुड़े हुए थे। ठीक है, और उनको भी धन्यवाद जो अपने माँ बाप को ही फील करवा रहे हैं कि गलती से पैदा हो गया था। ठीक है, तो कमेंट में आके जो फालतू फालतू बात लिख रहे हैं तो उनको भी बहुत सारा धन्यवाद। तुम अपने माँ बाप को मुबारक हो। ठीक है, और भगवान करे कि जैसा हो वैसा ही बनल रहे, ताकि ले डूबो सब। ठीक है, और चाहे तो बहुत कुछ बोल सकते हैं बट छोड़ो, जाने दो और पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, क्योंकि एक गुरु का ये कर्तव्य है कि तुम तो हो नालायक, बस हमारा काम ही है तुमको किसी तरह से लायक बनाना। तो प्रयास में है, सफलता मिला तो ठीक है, नहीं तो तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। ठीक है,
मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन अच्छा लगा तो जाते जाते एक बार लाइक कर दो और कल जरूर जुड़ना। अभी जितना पढ़ाए हैं, पढ़ने का सही मतलब यही होता है जब आपसे क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो जितने चीज हम बताए हैं यहाँ पे, उससे सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।